सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्री में MP पुलिस की तैयारी करवाता हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और लाइक करें, और अगर कोई भी समस्या होती तो उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन बता सकूं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज हम लोग जैसा कि पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का 6वां लेक्चर है अपना। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। मैथ रीजनिंग के वीडियो है उसका भी 80% सिलेबस हो चुका है। आप वहाँ से मेरे वीडियो देखकर अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, या वहाँ से पढ़ भी सकते हैं आपको। ठीक है, बेसिक तरीके से सारी चीज़ें बताया हूँ मैं। चलो तो पढ़ते हैं। भौतिकी का 6वां लेक्चर है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस तरंग के बारे में, वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि हमने सुना है पहले कक्षा में, है ना, कि क्या होती है तरंगें, कैसे चलती हैं दोस्तों। तरंगें कहीं सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं, विरल और, है ना, यहाँ पे देखो काय के रूप में, संपीड़न और विरल के रूप में चलती हैं, है ना, और सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। या हम कहें ध्वनि क्या है, तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में चलती है। ये सारी बातें हम लोगों ने सुन रखी हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में स्पष्ट पढ़ेंगे कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है और प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें होती हैं। ठीक है ना। चलो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। तरंग के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। यांत्रिक तरंग होते हैं दोस्तों, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। पहला होता है दोस्तों यांत्रिक तरंग होता है, और दूसरा होता है क्या, अयांत्रिक तरंग होता है। दोस्तों हमने तरंग को 2 भागों में क्यों बांटा, इसका क्या रीजन है दोस्तों। इसका मुख्य रीजन है क्या होता है, जो यांत्रिक तरंग होती है दोस्तों, जो ठोस द्रव गैस में संचित हो सकती हैं। मतलब इनके चलने के लिए यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम क्या हो सकते हैं, ठोस द्रव गैस, 3 माध्यम हो सकते हैं जिसमें क्या हो सकती है, यांत्रिक तरंगें चल सकती हैं। दोस्तों जब इन्हें यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए, तो हम कह सकते हैं अयांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। अयांत्रिक तरंगों को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी चलने के लिए, संचरित होने के लिए। तो दोस्तों वैसी ही बात लिखी यहाँ पर, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगों को किसी न किसी माध्यम की, ठोस द्रव गैस में से कोई एक माध्यम होना चाहिए संचरित होने के लिए। लेकिन जो आयांत्रिक तरंग है उन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि किस प्रकार की तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे दोस्तों कि यांत्रिक तरंगें जो होती हैं उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मैकेनिकल वेव, और इन्हें बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। दोस्तों अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं। अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन यहाँ पर कि यांत्रिक तरंग होती है, इसके भी दोस्तों 2 प्रकार हो जाते हैं। यांत्रिक तरंग के भी दोस्तों 2 प्रकार हो जाते हैं। यहीं से बात इंपॉर्टेंट बनती है। पूछ सकता आपसे यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती है, तो यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है कैसी, अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग 2 प्रकार की तरंगें होती है दोस्तों। आपसे बताऊं दोस्तों, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है आपकी, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है दोस्तों, तो ध्वनि तरंग इसका उदाहरण है। और जो आपकी अनुप्रस्थ तरंग है उसके लिए उदाहरण है आपका प्रकाश। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है दोस्तों यहाँ पर कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है, ध्वनि तरंग है। आपसे डायरेक्ट पूछता है दोस्तों कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि की तरंगें हैं वो किस प्रकार की तरंगें हैं, तो कैसी तरंगें हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आपसे पूछा गया है दोस्तों, जो प्रकाश होता है, प्रकाश में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो प्रकाश में दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसी तरंग होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के मुख्य रूप से 2 उदाहरण यहाँ पे हमने देखे। अनुदैर्ध्य तरंग का ध्वनि तरंग, है ना, और अनुप्रस्थ तरंग का प्रकाश, अपन ने उदाहरण देखा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग कहते किसे हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हो, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, तरंगे कहीं ना कहीं कणों के रूप में चलती हैं, है ना। तरंगे कहीं ना कहीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, तरंग की इकाई कह सकते हैं, कणों के रूप में चलती हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो जिस यहाँ पे हम कह सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में कणों की अवस्था किस प्रकार से चलते हैं, कणों के कंपन की गति समांतर होती है। दोस्तों ध्वनि में जो कण होते हैं उन कणों के चलने की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है। कैसी होती है, कणों के कंपन की दिशा समांतर होती है। सारे के सारे कण क्या होते हैं दोस्तों, समांतर चलते हैं। सारे के सारे कण कैसे चलते हैं दोस्तों, समांतर चलते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों ने स्प्रिंग तो देखी होगी, इस प्रकार की स्प्रिंग होती है। यहाँ पे सारे के सारे कण कैसे होते हैं, समांतर गति करते हैं।
इस प्रकार से, है ना। हम एक स्प्रिंग का उदाहरण लेते हो, स्प्रिंग किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों आपका ध्वनि तरंग का। ध्वनि तरंग तो है, स्प्रिंग में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होगी दोस्तों, ठीक है ना। किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी, अनुदैर्ध्य तरंग, किसमें, स्प्रिंग में दोस्तों। इसी प्रकार से हम बात कह सकते हैं, अभी हमने देखा कि अनुदैर्ध्य तरंग तो अपनी कैसे चलती है, इनके कणों के कंपन की दिशा समांतर होती है, इनके कणों के कंपन की दिशा कैसी होती है, समांतर होती है। लेकिन दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग में कंपन करने की दिशा जो कणों की होती है, कणों के कंपन करने की दिशा जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों, लंबवत होती, कैसी होती है, लंबवत होती है। इस तरीके से इनकी कणों की कंपन करने की दिशा कैसी होती है, लंबवत होती है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इनके कणों के कंपन करने की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है दोस्तों, याद रखना आप लोग। तो अब यहाँ से एक बात निकाल के आती है दोस्तों, जी क्या होता है दोस्तों, इन्हें संपीड़न और बेललन बोलते हैं। इस प्रकार की गति में जो चलती हैं तरंगे, इन्हें बोलते हैं सरेंग और गर्त। यहाँ से एक बात निकाल के आती है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि बताइए कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो किस प्रकार से चलती हैं, तो कैसे संचरित होती है, संपीड़न और बेललन के माध्यम से, है ना, संपीड़न और बेललन के रूप में गमन करती हैं। कैसे गमन करती हैं अनुदैर्ध्य तरंग, संपीड़न और बेललन के, है ना, के रूप में गमन करती हैं। और हम इसको कहते दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग हो तो सरेंग और गर्त के रूप में, सरेंग और गर्त के रूप में क्या होती हैं जी, चलती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक बात करेंगे कि इसे बोलते हैं हम सरेंग बोलते, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सरेंग बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, और इसको बोलते हैं दोस्तों गर्त बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो दोस्तों एक है ना, दो सुरंगों के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, दो सुरंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो सुरंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो संपीड़नों या दो बर्लों के बीच की दूरी, दो संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो बर्लों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों जैसी आपको समझ में आ गई होगी। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है वो चलती है संपीड़न बेलन के रूप में, और अनुप्रस्थ तरंग चलती है आपकी सुरंग और गर्त के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय जितनी भी तरंग होती है, आंतरिक तरंगें होती हैं, उनको क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों आपका प्रकाश जो होता है, प्रकाश को क्या होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे प्रकाश की चाल से चलती हैं जितनी भी आपकी आयातिक तरंगें होती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वो प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। जिस वेग से प्रकाश गमन करता है निर्वात में, उसी वेग से क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, आयंत्रिक तरंगें गमन करती हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई बात है, यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश के वेग से क्या होती है, इनके गुण में लिखा है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, आयंत्रिक तरंगें होती है, वो कैसे गति करती है, प्रकाश के वेग से गमन करती है दोस्तों। ये क्या होती है दोस्तों, जितनी भी आपकी क्या होती हैं, आयंत्रिक तरंगें या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, याद रखना, सारी की सारी अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। कैसी तरंग होती हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, याद रखना। जितनी भी आपकी आयंत्रिक तरंग है वो कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, इनका जो परिसर होता है दोस्तों वो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, है ना। तरंग दैर्घ्य की मतलब लंबाई को बोलते हैं ना अपन। दो सुरंग और गर्त के बीच की दूरी जो होती है, क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य को अपन। परिसर को क्या बोलेंगे, कितना होता है, 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर तक होता है, इनकी ये लंबाई होती है, ठीक है ना। किसकी होती है, तरंग दैर्घ्य की लंबाई। तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों हम, ठीक है। दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो सकती है, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। ये इसकी याद रखना आपको, इसका जो परिसर होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें तो जो फोटानों की बनी होती है, मतलब भाई छोटे छोटे कणों की बनी होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे कणों की बनी होती हैं, ठीक है ना। अब इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि हम अपनी आंखों से ऐसे देख नहीं सकते, ठीक है ना। चलो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जितनी भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। इस बात को भी याद रखना, आप गुणों को याद रखना, एग्जाम में यही सब बातें पूछी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम सूक्ष्म तरंगों के बारे में। तो यहाँ पे देखो 10⁻³ से 10⁻² के बीच की
10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर के बीच जितनी भी तरंगें होती हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, सूक्ष्म तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सूक्ष्म तरंगें कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम इसके कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे या आयांतिक तरंगों कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखे हुए हैं गामा किरणें दोस्तों, एक्स किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है ना, और परावैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण और रक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। दोस्तों याद रखना आप लोग, परावैंगनी आप लोग जानते हो, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो, लघु रेडियो हो गया आपका, एक्सरे से एक्स किरणें हो गई दोस्तों। एक्सरे जब होता है आप लोग अंदाजा लगाओ, एक्सरे में वहाँ क्या माध्यम, कुछ माध्यम नहीं होता, वो प्रवेश कर जाती है अंदर, आपके अंदर वाले किसी विभाग का चित्र, छाया चित्र ले लेती, ठीक है ना। तो एक्स किरणें होगी दोस्तों। परावैंगनी किरणें आप लोग जानते हो, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें। दीर्घ रेडियो तरंग दोस्तों, जो अपन को क्या रेडियो, जिसके माध्यम से रेडियो में सूचनाएं आती हैं, ठीक है ना, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। दृश्य विकिरण होगी दोस्तों, ठीक है ना, और गामा किरण होगी दोस्तों। ये सब कैसी तरंग होती है दोस्तों, आयांतिक तरंगें होती हैं, और ये सब कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा गामा किरण किस प्रकार की तरंग है, तो हम कहेंगे आयांतिक तरंग है, और फिर बोलेंगे जी कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है ना। तो सारी की सारी कैसी होती है जी, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, याद रखना आप लोग। अब कुछ ऐसी तरंगें आती हैं दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, है ना, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें, निम्न तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, जैसे थोड़ा याद रखना है इनको। कैथोड किरणें दोस्तों, उसको अपन लोग, उसमें कैथोड किरणें होती है ना, अपन लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, कैनाल किरणें पढ़ा होगा। और इसके बाद अल्फा किरण, बीटा किरण। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पर गामा किरण है, ठीक है ना। इसमें आयांतिक तरंग में जो विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें गामा किरण है, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा किरण है। थोड़ा सा याद रखना तरीके से, है ना। तो अल्फा बीटा किरण, कैनाल किरण, कैथोड किरण, है ना, और आपकी ध्वनि तरंग क्या है, और परासर तरंग, ये सब कैसी तरंग है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। मतलब कैसी तरंग है फिर जी, यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ठीक है ना। तो दोस्तों इतनी सब, ये सारी कहानी आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों का शेयर जरूर करना दोस्तों। और अगर कोई भी बात आपको यहाँ पर समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग दोबारा से भी देखना, मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया जितना भी हो सकता है। 10 मिनट के वीडियो या 15 मिनट के वीडियो में दोस्तों क्या समझाया जा सकता है इससे ज़्यादा, है ना। तो दोस्तों अपन को आगे भी और भी पढ़ना, इसलिए क्या है, अपन ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना, लेकिन जो एग्जाम में आता है आपका MP प्लस में दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता आपका, ठीक है ना। और दोस्तों अगला वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। हो सकता है आपके पास वीडियो समय पर ना पहुंचे, उसके पहले दूसरा वीडियो आ जाए दोस्तों। आगे जो होने वाली वीडियो है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, इस सारी चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। और कल जो वीडियो आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों, उसमें प्रकाश और ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो कृपया करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर नहीं होगा तो क्या है, यहाँ से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है ना। जितना ज़्यादा व्यू आता है मेरे वीडियो पर उतना अच्छा से मैं आपको कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।